अब मैं डॉक्टर एस सावंत सर, एमेरिटस साइंटिस्ट यू कॉस्ट से कि वो आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर एल.एम. पांडे सर, प्रिंसिपल डाइट अल्मोड़ा का शॉल और बुके देकर सम्मान करेंगे। तो ऐसा विलक्षण प्रतिभा के धनी थे रमन, बहुत ही जबरदस्त, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में जो है दुनिया को बहुत कुछ दिया है। चाहे वो आपकी नंबर थ्योरी हो, रामानुजन थ्योरम हो, बहुत सारे थ्योरम दे रखे उन्होंने, या कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का हो, या मॉड्यूलर फंक्शंस हो। उन्होंने बहुत कुछ इतनी कम उम्र में ही उन्होंने इतना कुछ दे दिया दुनिया को कि लोग उनको आज भी याद रखते हैं। तो उन व्यक्तियों, उनका क्योंकि जन्म 22 दिसंबर को हुआ था, तो प्रतिवर्ष हम लोग 22 दिसंबर को उनके याद में गणित दिवस, नेशनल जो मैथमेटिक्स डे है वो मनाते हैं। गणित भी और विज्ञान भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना असंभव है। अगर हमें गणित आती है तो विज्ञान भी आएगा, विज्ञान आता है तो हमें गणित में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, गणित भी हमें सीखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये रहता है कि विज्ञान और गणित में भय बच्चों को रहता है, बच्चे उससे उस पर दूर भागते हैं। शुरू में बच्चे दूर भागते हैं, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब आप लोग उसे पढ़ने लगेंगे, तो पढ़ने के साथ साथ आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, और जिज्ञासा बढ़ेगी तो आप लोग उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इन विषयों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान आज के दिन जितनी भी उन्नति हुई है, जितने भी हम लोग आज आगे बढ़े गए हैं, दुनिया सारी आगे बढ़ी है, तो वो इस विज्ञान का ही चमत्कार है। इस विज्ञान के कारण हमें सारी सुख सुविधाएं और टेक्नोलॉजी और अन्य चिकित्सा के क्षेत्र में पूरा दुनिया आगे बढ़ी हुई है। तो इसलिए हमें इन विषयों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, और इन विषयों में हमें एक अच्छा विद्यार्थी, क्योंकि हर शिक्षक भी एक विद्यार्थी होता है, तो एक विद्यार्थी के रूप में हम अपना जीवन में इस चीज को लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना। ये चीजें जो है अगर हम देखें तो हमारा गणित जो है, हम चारों तरफ से गणित से घिरे हुए हैं, तो हमारा हर डे जो है मैथमेटिक्स डे होता है। तो अब मैथमेटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों, अगर हम इसको देखें तो जब हम देखते हैं तो मैथमेटिक्स क्या होता है कि जब हम बचपन से मैथमेटिक्स करा रहे होते हैं तो बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा रहे होते हैं, उसको गिनना सिखा रहे होते हैं, कैसे काउंटिंग होती है, ये सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं। आप लोग भी सीख रहे होंगे ना, सीख के आगे ऊपर। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिलाधिकारी महोदय स्वयं इस कार्यक्रम में उनकी बहुत व्यस्तताएं होती, जिले में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, प्रशासनिक ढांचा बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी आप इतना समय यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात, प्रसन्नता की बात है। और दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि मैं अपने भारत के भविष्य के सामने खड़ा हूँ। हमारा भारत का भविष्य आप सब हैं, और मुझे जब जब आप सबको देखने का मौका मिलता है भारत के किसी भी कोने में, मुझे पता नहीं अपने आप एक बहुत आत्मसंतुष्टि होती है आप सबके चेहरों को देख के कि हमारा भारत आने वाले समय में बहुत ही सुरक्षित हाथों में जाने वाला है। हमारा टाइम तो धीरे धीरे निकल रहा है। आज का समय विज्ञान का युग है, और आज का समय ही नहीं, शुरू से प्राचीन काल से जो भी समय रहा उस समय के विज्ञान के अनुरूप रहा और वैज्ञानिक रहा। और प्रोफेसर सुनील नोटियाल ने बड़ी अच्छी बात की कि आप विज्ञान पढ़िए, विज्ञान के साथ अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़िए। उन्होंने कई श्लोक बड़े अच्छे सुनाए और उसकी मीमांसा भी की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कैसे तमाम जो परिभाषाएँ हैं, वैज्ञानिक परिभाषाएँ हैं, उसको हमारे संस्कृत के श्लोकों से जोड़ा और बताया कि ये परिभाषाएँ हमारे पहले भी थी। इस समाज के लिए, इस देश के लिए एक नई दिशा अपने अपने क्षेत्र में जाकर के राष्ट्र के कार्य के लिए अपने अपने कार्यों की जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसे मेरे प्रणेदार और देश के भविष्य, ऐसे मेरे विद्यार्थी और मेरे सभी गुरुजन एवं मेरे सभी प्यारे बच्चों एवं भाइयों और बहनों, मेरा आज के इस विज्ञान दिवस पर सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभागार में उपस्थित परम सम्मानित इस केंद्र के केंद्र प्रभारी डॉक्टर जोशी जी, आज के मुख्य अतिथि हमारे जनपद के मुखिया माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री जिस जी, आज के विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय डाइट प्राचार्य श्री पांडे जी, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विद्वान हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी श्री बिस जी, संचालक श्री तिवारी जी, मंचासीन के अलावा बाकी जो सम्मानित सीनियर साइंटिस्ट हैं,
उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया विज्ञान में, कैसे भी उसको व्यवहारिक बनाया जाए। डॉक्टर एस एस सामंत सर, डॉक्टर नेगी सर, डॉक्टर जीसीएस नेगी सर, श्री बिजी ICAR के साइंटिस्ट और विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान श्री डॉक्टर धनिया आर्या सर, डाइट फैकल्टी श्री जीजी गोस्वामी जी, डॉक्टर PC पंत जी, डॉक्टर श्रद्धा पांडे मैडम, विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे हुए यहाँ सम्मानित मार्गदर्शक शिक्षक और DLED के ट्रेनीज और विभिन्न विद्यालयों के यहाँ पर पहुंचे हुए छोटे छोटे बाल वैज्ञानिक, आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए मुझे निर्देशित किया गया है कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करूँ, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के ऊर्जावान और दूरदर्शी मुख्यमंत्री, जिनकी एक ऐसी सोच, ऐसा दृष्टिकोण जो आज हम यहाँ मानसखंड विज्ञान केंद्र के रूप में देख रहे हैं। और मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहूँगा जो इस मानसखंड विज्ञान केंद्र के सूत्रधार रहे, डॉक्टर रौतेला सर को, उनको भी मैं धन्यवाद आज प्रत्यक्ष रूप से देना चाहूँगा, जिनकी बदौलत आज ये साइंस सेंटर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बनाए, प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनाए। अगर प्रकृति रहेगी स्वच्छ, अगर प्रकृति रहेगी स्वच्छ तो नहीं होगा हमें कोई कष्ट, तो नहीं होगा हमें कोई कष्ट। जलवायु परिवर्तन हो रहा क्यों बिन कारण, जलवायु परिवर्तन हो रहा क्यों बिन कारण। जलवायु बदलने से है कई खतरे, जैसे तापमान की वृद्धि, बर्फ पिघल जाएगी सारी, बढ़ेगा समुद्र में जल स्तर। बर्फ पिघल जाएगी सारी, बढ़ेगा समुद्र में जल स्तर। समझते हैं कि टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, हम सबको पता है टेक्नोलॉजी, हमारे हाथ में फोन पड़ा है, हमारे हाथ में हम यहाँ AC देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी तो है। और क्या, तो क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजी वो भी है, जब आप एक हाथ से बना हुआ कोई मटेरियल बनाते हैं तो वो भी आपकी टेक्नोलॉजी है। बस थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कैसे काम करती है। तो आज का जो टाइम है ना, वो AI का टाइम है। यहाँ मुझसे आए पहले बहुत सारे मेरे साथियों ने ये बताया है कि AI किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, किस तरीके से वो हमारी बेस्ट है या क्या भी है पता नहीं, लेकिन वो सब उन्होंने बता दिया है कि AI क्या है और किस तरीके से हमारे लिए काम करती है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि AI का यूज हम एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं। आज के टाइम पे जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जब छोटे छोटे बच्चों को हम, अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैं जाऊं और मैं उनको बोलूं, बेटा सुनो, ये आज हम ना टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ये होती है, तो बच्चे समझेंगे, सुनेंगे, जैसे आप लोग मेरी सुन रहे हैं। शायद आपको यहाँ से बाहर जाने के बाद ये याद रहे या नहीं रहे, लेकिन अगर मैं इसी चीज का आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूं या फिर कोई मॉडल दिखा दूं, मैं कहूँ ये देखो बेटा ये फोन है, तो क्या आपको ज्यादा याद रहेगा ना, आपको वो वीडियो याद रहेगा। तो इस तरीके से हम एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और एजुकेशन को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। क्यों? इसी AI टेक्नोलॉजी की वजह से, इसी साइंस की वजह से। ऐसा नहीं है कि साइंस के सारे दुष्प्रभाव ही हैं, साइंस के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन साइंस ने जहां आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन दिए, वहीं पे आपके पास बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न्स भी आ जाते हैं। वो हैकिंग, स्पैमिंग और ये फिशिंग, बहुत सारी चीज़ें। कहीं पे आप कैफे में जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके फुटप्रिंट्स तक वो नोट करते हैं। आप कौन सी साइट पे गए, आपको इसीलिए अपना सारा डेटा लॉग आउट मारना पड़ता है। अगर आप कभी लॉग आउट नहीं मार पाएंगे तो वो आपका सारा डेटा हैक हो जाएगा। जो मेरा टॉपिक है वो है पहाड़ों में भूस्खलन। तो ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट है हमारे लिए, तो काफ़ी रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड पूरा एक पहाड़ी है, पहाड़ी एक राज्य है। तो जो हमारा जो टॉपिक है पहाड़ों में भूस्खलन, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा भूस्खलन होता क्या है। तो भूस्खलन आप सभी लोग जानते होंगे, भू मतलब भूमि, स्खलन का मतलब होता है टूटना या अलग होना, अलगाव होना। तो जो भूस्खलन है वह सिंपली हमें ये बताता है कि जमीन की जो मिट्टी है वह अपने स्थान से सरक के उनके बीच अलगाव हो रहा है। तो अब जो ये चीज़ है ये क्या हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जो है पहाड़ों में भूस्खलन है यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका एक जो सिंपल से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे जब हम क्वारम देखते हैं, क्वारम भी एक तरीके का भूस्खलन ही है जहाँ तक मैं सोचता हूँ।
क्योंकि वहाँ से लगातार पत्थर गिरने का भय रहता है और हमेशा कभी ना कभी रास्ता बंद कर दिया जाता है और वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट जो आवाजाही होती है वो बंद हो जाती है। तो जो पहाड़ में भूस्खलन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के लिए। तो जो समस्या है, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि समस्या क्यों है हमारे लिए। सबसे पहले समस्या हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं। मैं जहाँ हम की बात करता हूँ तो हम में सिर्फ आप लोग नहीं आते, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी उसमें इंक्लूड है। क्योंकि हमने इस तरीके से अपना एक सिस्टम खड़ा कर दिया है अपने राज्य में, अपने देश में, जहाँ हम सिर्फ इंसानों के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा विकास हो, हमारी भलाई हो, सब कुछ हमारे लिए हो, हमारे लिए सुविधाएं हो, हमारे लिए रोड हो, सब कुछ हमारे लिए हो। और हम अपनी और जो प्रकृति है, जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, और जो भूमि है, जिस पृथ्वी भूमि में हम रह रहे हैं, उसका हम ख्याल करना बंद कर देते हैं। क्योंकि आज जितनी भी आप सभी देख रहे हैं कि मनुष्य का लालच बढ़ता जा रहा है। वो यहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज के लिए वनों का दोहन कर रहा है, जिससे जो वन्य जीवों का आवास उनसे छीनता जा रहा है। इस कारण वे बेघर हो रहे हैं और लगातार गाँवों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में ये होता है कि आप यहाँ पे अल्मोड़ा में ही देख सकते हैं कि बाघ जो हैं जंगलों में ना आते हुए यहाँ पे जो शहरी है वहाँ पे आने लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनसे उनका आवास छीन रहे हैं। अभी यहाँ पे जो बंदरों की जो यहाँ पे संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मानव का घर से बाहर निकलना बहुत ही दुष्कर हो गया है, क्योंकि हमने उनका आवास उनसे छीन लिया है और वो इसलिए हमारी आबादी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह आज जब मैं घर से निकली थी, शायद मुझे पता था कि बारिश होगी और शायद मुझे नहीं पता था बारिश होगी। हम दिन भर पॉसिबिलिटीज़ पे चलते हैं कि क्या होगा। इसमें साइंस तो आगे की पॉसिबिलिटीज़ को पता लगाने में साइंस ने हमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है। उनमें से एक कंट्रीब्यूशन है वेदर फोरकास्टिंग, जिससे हम मौसम का पता लगा सकते हैं। आज जैसे क्लाइमेट चेंज और इन सब बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात करी, तो यहाँ पे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता लगी कि वेदर को जानना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सब जानते हैं फार्मिंग में इसका वेदर फोरकास्टिंग का रोल क्या है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बट उसके लिए एक फार्मर को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्पाइट वो उसको नॉलेज होगी कि सॉइल कैसा है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, पर उसको अपनी सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए वेदर का पहले से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिसके लिए वेदर कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हम सभी को पता है वन कितने ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन हम साइड बाय साइड ये देख सकते हैं कि फॉरेस्ट जल रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है। तो ये वन अग्नि है क्या? इट इज़ अनकंट्रोलेबल, अनप्रिडिक्टेबल कंबशन इन फॉरेस्ट एरियाज, ग्रासलैंड, etc. अगर हम देखें तो ये किसकी वजह से होता है? दो कारण है इसके मुख्य। एक तो एंथ्रोपोजेनिक होता है, 90% हमारी वजह से होता है। 10% नेचुरल कारण भी है जिसकी वजह से जंगल तबाह हो रहे हैं। 90% अगर मैं देखूं तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, उसने जंगल में स्मोक फेंक दिया तो आग लग जाती है। खुली आग पड़ी है तब भी आग लग सकती है। हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, मजे के लिए जा रहे हैं जंगल में, लेकिन तब भी आग लग जाती है हमारी वजह से। इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से भी आग लग सकती है। नेचुरल कॉज है, लेकिन ये कुछ खासा असर नहीं करता। अल्मोड़ा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अल्मोड़ा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी अल्मोड़ा शहर में रहते हैं और आप सभी को पता है कि सुबह सुबह कूड़े की गाड़ी आती है और जितना भी हमारे घर का कूड़ा है वो सब ले जाती है। तो अल्मोड़ा में जो सॉलिड कचरा है उसका कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। अल्मोड़ा में सुबह सुबह आने वाली गाड़ी हमको एक गाने के साथ इशारा करते हुए आती है और कहती है अपना जो डस्टबिन की बाल्टी है उसको बाहर ले आओ और अपना जो कूड़ा है वो इस पर फेंक दो, ताकि वो जो कूड़ा है वो एक सुरक्षित जगह पे पहुंच सके, जो अल्मोड़ा के बिल्कुल एक साइड कॉर्नर में डाल दिया जाए। वो है जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव, जिसके विषय में आप सभी पहले सुन चुके हैं। तो सबसे पहले हम जलवायु परिवर्तन तो बोल रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट है क्या? क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है हमारे बीच में वो होता है क्लाइमेट और वेदर के बीच में। क्लाइमेट का जो निर्माण होता है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के कारण, इसके 25 से 30 साल बाद हम कह सकते हैं कि हाँ क्लाइमेट का निर्माण हो रहा है। वहीं अगर हम वेदर कहें तो शॉर्ट पीरियड, जैसे कि आज ठंडा है कल गर्म होगा,
अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अल्मोड़ा की जलवायु कैसी है? ठंडी है। वहीं हम राजस्थान की जलवायु की बात करें तो कैसी है? गर्म है, जिसके निर्माण में कई वर्षों का। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह हमने अपना जीवन जिया है, किस तरह हम अपना जीवन जी रहे हैं। कहीं कहीं हमको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है जब हम अपने आप को खुद से कंपेरिजन करते हैं शहरी लोगों के परिवेश से, उनके जीवन जीने के तरीके से, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, उनकी एजुकेशन से। तो जो मेरा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, कि किस तरह हम रूरल डेवलपमेंट करें भारत में। भारत में रूरल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें निम्नलिखित हैं, जैसा कि पहला है आपका एजुकेशन, दूसरा है आपका हेल्थ, तीसरा है आपका फैसिलिटीज़, चौथा है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।